जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अगर आप हिंदी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि लिपि किसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, लिखित ध्वनि संकेतों को। लिपि किसे कहते हैं तो लिखित ध्वनि संकेतों को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ग्रेजुएशन के इतिहास ग्रंथ में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान में या फिर कालिदास के ऋतुसंहार में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सौरसेनी अपभ्रंश से। गुजराती भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रांतीय भाषाओं को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि संविधान में प्रांतीय भाषाओं यानी कि राजभाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में रखा गया है तो 8वीं अनुसूची में। बात करें भाग की तो भाग 17 में राजभाषाओं का उल्लेख कहाँ पे मिलता है तो भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है। 10, 6, 8 या फिर 11। सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको याद रखना है 8। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, पी.डी. टंडन को। पी.डी. टंडन या पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि कैसी लिपि है। वर्णनात्मक, अक्षरात्मक, व्यंजनात्मक या फिर चित्रात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अक्षरात्मक। नागरी लिपि कैसी लिपि है तो आपको याद रखना है अक्षरात्मक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। एक है अवधी, इन सभी को आपको याद रखना है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं तो 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी। बात करें पश्चिमी हिंदी की तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। और अगर उन 5 बोलियों पर ध्यान दें तो आपको याद रखना है, सबसे पहले है कन्नौजी। कौन कौन सी है, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे माना गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, मगही या फिर अवधी। सही जवाब है ऑप्शन डी, अवधी। इनमें से कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो वह है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी का रूप है। आपको याद रखना है अवधी किसका रूप है तो पूर्वी हिंदी का। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा युग्म गलत है। सही जवाब है ऑप्शन सी, भोजपुरी और पूर्वी हिंदी, क्योंकि भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं बल्कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली।
यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भोजपुरी। भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अभी हमने देखा है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियाँ आती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब है ऑप्शन बी शौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो आपको याद रखना है शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास। इनकी अवधी भाषा में रचित रचना है रामचरितमानस। कौन सी है, रामचरितमानस, इसको आपको याद रखना है। अवधी भाषा में रचित रचना गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी है, तो रामचरितमानस। और बात करें ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा में रचित रचना विनय पत्रिका है, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। सही जवाब है ऑप्शन सी परिनिष्ठित भाषा को। टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो परिनिष्ठित भाषा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रामीण अपभ्रंश से। क्या हो जाएगा, ग्रामीण अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी। और बांगरू का दूसरा नाम हरियाणवी है, यह आपको याद रखना है। क्या है, हरियाणवी। और हरियाणवी को बांगरू किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणवी को बांगरू किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। राजस्थानी हिंदी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर पश्चिमी हिंदी से। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध किससे है, तो पूर्वी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को। बात करें स्वयंभू की रचना की, तो स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना है पौम चरियू। कौन सी है, पौम चरियू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन जेसुआ कैटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे, तो आपको याद रखना है जॉन जेसुआ कैटलर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन बी द्विवेदी युग में। हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो आपको याद रखना है द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश से। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी से। आपको याद रखना है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मगही किस उपभाषा की बोली है। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी हिंदी की। मगही, मैथिली और भोजपुरी किस उपभाषा की बोली हैं, तो बिहारी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सही जवाब है ऑप्शन सी शौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो शौरसेनी अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी को। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो किशोरीदास वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन है मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थानी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है।
सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज किससे कहा जाता है? तो भक्ति काल के कवि सूरदास को। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश से। अवधी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश से। बुंदेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको बताना है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोपी परिवार की भाषा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो आपको याद रखना है भारोपी परिवार की भाषा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में। और राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष वीजी खेर थे। कौन थे? वीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती है वह क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजभाषा। क्या कहलाती है? तो राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अवधी। बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? तो आपको याद रखना है अवधी को, क्योंकि कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? पाली, लौकिक संस्कृत, अपभ्रंश या फिर वैदिक संस्कृत? सही जवाब है ऑप्शन डी, वैदिक संस्कृत। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन डी, पंजाब की। हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं है? तो पंजाब की। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या फिर सौरसेनी से? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली से। बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से था? तो पाली से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का, दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजभाषा का। संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा प्राप्त है? तो आपको याद रखना है राजभाषा को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत को। हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? तो संस्कृत को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1975 को। इसलिए प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। और साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो आपको याद रखना है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिनी के लिए। किस रचना के लिए? हिमतरंगिनी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली, जिसकी वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्दू की लिपि क्या है? नागरी, फारसी, खरोष्टी या फिर हिंदी? सही जवाब है ऑप्शन बी, फारसी। इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उर्दू की लिपि क्या है? तो क्या हो जाएगा? फारसी। अगला क्वेश्चन है,
कुटिल लिपि से विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, रोमन लिपि का या फिर फारसी लिपि का? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि का। कुटिल लिपि से किसका विकास हुआ है? तो देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? बिहारी हिंदी को, उत्तरी हिंदी को, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को या फिर दक्षिणी हिंदी को? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी व पूर्वी हिंदी को। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।